हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं नीट क्लास 11th की, जिसमें जूलॉजी पोर्शन को देख रहे हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर जो थे वो हमारे यूट्यूब चैनल सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट पर अपलोड हो चुके हैं, और इससे पहले भी हम डाइजेशन करा चुके हैं। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आपने देखे भी हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के अलावा अपने छोटे भाई हों, छोटे बहन हों, उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग में बताया था इंस्पायरेशन के बारे में, कि इंस्पायरेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या था कि हम श्वास को यानी ब्रीथिंग को, एयर जो ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होती है एक्सपायरेशन की। ठीक है, तो वो एक्सपायरेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, ठीक है, तो उस एक्सपायरेशन की प्रोसेस को हम आज इसमें देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का जैसा मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है आज का ब्रीथिंग ऑफ यानी मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग की एक्सपायरेशन प्रोसेस की। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस को हमने कल अच्छे से देखा था। ठीक है, उसको थोड़ा हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए क्या है कि एयर जैसे ही लंग्स के अंदर इंटर करती है, ठीक है, जैसे ही लंग्स के अंदर इंटर करती है, ये क्या है, ये रिप्स होती है। ठीक है, रिप्स के बीच में ये बीचों बीच क्या है, ये जो होता है वो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता था, इंक्रीज। ठीक है, और रिप्स और स्टर्नम जो थे ये क्या है, यहाँ पे ये भी बढ़ रहे थे, राइजिंग हो रहा है ये भी। ठीक है, ये भी क्या है, राइज हो रहे हैं। और डायफ्राम जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, हमें सीधा ये समझ लेना चाहिए कि जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है, सीधा कह सकते हैं कि जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसी तरह से रिप्स है ना, रिप्स एंड स्टर्नम ये क्या है, ये भी राइज होती है। ठीक है, और उसके बाद जो डायफ्राम था, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है। ये हमें सिर्फ इन तीनों बातों को याद रखना है, और इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है। जैसा मैंने आपको कल प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं वो सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए अब ठीक है, हम नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, एक्सपायरेशन की। ठीक है, हाँ देखिए एक्सपायरेशन में क्या प्रोसेस होती है, ये देखो कि एक्सपायरेशन क्या है। एक्सपायरेशन या दूसरा नाम इसका होता है एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग के टाइम पे एयर को हम आउटसाइड भेजते हैं। ठीक है, नॉर्मल यदि कोई एक्सहेलेशन होता है या फिर एक्सपायरेशन होता है, वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है, सिंस देयर इज नो, जिसमें क्या होता है कि नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व, मतलब इसमें क्या है कि मसल्स का कोई कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व इसमें नहीं है। ठीक है, एंड देखिए एक सिंपल इज ए रिजल्ट ऑफ एक इलास्टिक रिकॉइल एंड नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग बैक आफ्टर गेटिंग स्ट्रेस ऑफ द thoracic wall and lungs. This elastic recoil is because of recoil of stretch elastic fiber and inward pull of surface tension due to the alveolar fluid fill. ठीक है, ये पॉइंट देखिए। एक्सेलेरेशन कब स्टार्ट होता है, जब इंस्पायरेशन का रिलैक्सेशन होता है, कि जो इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स का जब रिलैक्सेशन होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि यानी एक्सपायरेशन होता है। एक्सपायरेशन जैसा बताया था कि इंस्पायरेशन कब होता है, ये जो होता है एक डिफ्यूजन के टाइम पे एक ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के बेसिस पे होता है। जैसा बताया कि यदि मान लो बाहर की साइड में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन था, एटमॉस्फेयर में क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा था उस टाइम, कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, लंग्स के अंदर लो होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। जैसे ही अपोजिट प्रोसेस होती है, अब इधर प्रोसेस लंग्स में क्या है, इसमें जो है हाई लेवल होता है, बाहर की साइड लो लेवल होता है, तो इस टाइम क्या होता है कि
ठीक है, इस टाइम क्या हो रहा है कि एक्सपायरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये मसल्स जो होती हैं इसका रिलैक्सेशन होता है, इंस्पायरेट यानी जो इंस्पायरेशन मसल्स होती हैं उनका, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स होता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी इट्स मूव स्टुपिडली बैक इट्स कॉन्वेक्स पोजीशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है कि रिलैक्सेशन ऑफ, यानी रिलैक्सेशन ऑफ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स थी, कौन सी वाली, जो एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ऐसी एक होती है यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये ठीक, दो ऑप्शन ये होते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉज डिप्रेशन, क्या कॉज करती है, डिप्रेशन इन द रिब्स, यानी रिब्स के अंदर क्या करती है, ये डिप्रेशन को कॉज कराती है ना। यानी वर्टिकल एंटेरो पोस्टीरियर और लेटरल डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी तो क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, ठीक है। इंटर डिक्रीज द लंग्स वॉल्यूम, और क्या हो रहा है यहाँ पे, लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट कि जो एल्वुलर प्रेशर था, जिसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, जो एल्वुलर प्रेशर अब क्या है, देखो यहाँ पे इंक्रीज है अप टू कितना बढ़ गया है, इस तरह से। अब ये जो एल्वुलर प्रेशर होता है, जैसा बताया था कि वहां का लेवल कैसा हो गया, अब वहां का लेवल जो था लंग्स का वो हो गया अब हाई, ठीक है। कितना बताया गया यहाँ पे, 760, ठीक है, कितना है ये, 762, ठीक है, कितना है 762 ना, 762 mmHg ना। ये क्या है, फोर्सिंग द ईयर, अब ये क्या कर रहा है, ईयर को फोर्स कर रहा है, ठीक है, किसके लिए कर रहा है, टू मूव फ्रॉम एल्वुलाई, है ना, एल्वुलाई टू आउटसाइड द बॉडी। कहां से कर रहा है, एल्वुलाई से बाहर की साइड में, क्योंकि वहां पे क्या बताया जैसे मैंने, तो वहां का प्रेशर कैसा हो गया, हाई, ठीक है, वहां का प्रेशर जो है वो कैसा हो गया, हाई प्रेशर हो गया है, ठीक है। अब वहां का जब प्रेशर हाई हो गया है तो इस वजह से क्या होता है कि जो एयर थी अब वो बाहर आउटसाइड जाएगी, ठीक है, मतलब विद इन द, क्योंकि बाहर का लेवल कैसा हो गया है, लो प्रेशर हो गया है, इस वजह से, ठीक है। जैसा बताया था कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर था, बताया था कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था कितना था, 760 mmHg था, ठीक है। उसमें जब इंस्पायरेशन में कितना होता था, ये 756 था, है ना, ये क्या है, इससे कम हो जाता था mmHg, ये लंग्स में रहता था, ठीक है। तो उस तरफ क्या है, इधर की साइड आता था, ये क्या है, इंस्पायरेशन प्रोसेस में था, है ना। और एक्सपायरेशन में क्या क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर जो है ये बढ़ गया है, ठीक है। जब ये बढ़ गया है तो अब ये यहां से इस साइड के लिए जाएगा, ये प्रोसेस जो थी वो एक्सपायरेशन की थी, ये क्या है, एक्सपायरेशन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, अब देखिए यहां से एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या प्रश्न है इसमें, देखो कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, यानी एक्सपायरेशन के टाइम पे डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं, ये क्या कर सकता है, बोलो क्या करता है, ये ऑब्लिक होता है, किस तरह से, एक्सपायरेशन के टाइम पे, या नॉर्मल कंडीशन में होता है, या फिर फ्लैटेड होता है, या फिर मान लो ये डोम से हो जाता, बताइए, ठीक है। आप जो है कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, आप समझिए एक्सपायरेशन में क्या हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कब होगा ये बताना है, क्या ये फ्लैटेड हो सकता है, ये डोम शेप, मुझे ये पता है कि डोम शेप कब होता है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए क्या लिखा है इसमें कि द वेंटिलाइजेशन, मतलब ब्रीथिंग को बोलते हैं वेंटिलाइजेशन, वेंटिलाइजेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स, किसके अंदर, मैमल्स के अंदर, आर गवर्न बाय, किसके द्वारा होती, मैमल्स के अंदर लंग्स में जो वेंटिलाइजेशन मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है,
ठीक है। अब बताना है क्या मसल्स वॉल होती हैं लंग्स की, ठीक है। इसमें क्या होगा बताइए, फ्लैटेड होगा, जाहिर सी बात क्या होता है वो रिलैक्स कंडीशन में हो जाता है। जब वो रिलैक्स कंडीशन में हो जाता है तो कैसा रहेगा ये, ठीक है, ये फ्लैटेड होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा, ये फ्लैटेड है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा, ये फ्लैटेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कि मसल्स वॉल ऑफ लंग्स की कैसे हो गई है, क्या ये वाला है, क्या डायफ्राम की वजह से होता है, क्या कॉस्टल मसल्स भी, या फिर इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए अब ये तरह वेंटिलेशन की मूवमेंट देखिए किसके अंदर, लंग्स के अंदर बताना है, जो मैमल्स के लंग्स होते हैं उनके अंदर। तो देखो मैंने पढ़ा भी है कि ये डायफ्राम और कोस्टल मसल्स जो होती हैं ये दोनों काम करती हैं। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, इसमें, कि डायफ्राम और जो कोस्टल मसल्स होती है इंटरकोस्टल मसल्स, वो हेल्प करती है किसमें, मैमल्स के अंदर, मैमल्स के लंग्स में जो वेंटिलेशन होता है, जो ब्रीथिंग होती है, उसमें ये काम करता है, ठीक है। ये भी जो मैं बता रहा हूं आपको प्रश्न, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के ही हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो अब एक इसको प्रोसेस से समझ लेते हैं कि ईयर के अंदर, मतलब ईयर का, ठीक है, किस तरह से एक्सपेल होता है फ्रॉम लंग्स से, ठीक है। ये लंग्स से, देखिए यहाँ पे क्या है, लंग्स से बाहर की साइड एक्सपायरेशन किस तरह से हो रहा है। तो देखिए एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, हमें ये याद रखना है कि डायफ्राम क्या हो रहा है, एक तो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पहले समझते हैं कि थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है, थोरेसिक वॉल्यूम क्या है, ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, पहला। दूसरा में ये याद रखना है कि जो रिब्स और स्टर्नम थे, ठीक है, इनकी जो पोजीशन थी वो ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमें याद रखनी है कि डायफ्राम जो होता है वो कैसा होगा, ये रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायफ्राम जो होगा वो रिलैक्स कंडीशन में आएगा, ठीक है। इन तीन चीजों का हमें बात को जो है याद रखनी है, उसके अपोजिट है सीधी बात। यदि आप इंस्पायरेशन के प्रोसेस में इस चीजों को याद कर लेते हैं तो आपको उसका अपोजिट करना है एक्सपायरेशन में। यदि आप एक्सपायरेशन को कर लेते हो, ठीक है, तो उसको इंस्पायरेशन में अपोजिट करना है, ठीक है। ये है ना, क्या है, इसमें ये डिक्रीज हो रहा है, ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं रिब्स और स्टर्नम, और डायफ्राम जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक, जैसा इस पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये ना, देखो अब देखिए ब्रीथिंग इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, ठीक है। क्या ब्रीथिंग जो होते हैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि ब्रीथिंग जो होती है, क्या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं क्या उनके अंदर डायफ्राम में कुछ चेंज आता है क्या, क्या ब्रीथिंग के टाइम पे उसमें कुछ चेंज आता है फीमेल्स में, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम पहले थोड़ा बहुत ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उस टाइम क्या होता है, ठीक है, देखो क्या होता है कि ब्रीथिंग इन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक ब्रीथिंग, है ना। ये पूछ सकता है कि जो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ब्रीथिंग जो होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ये है ना, थोरेसिक ब्रीथिंग, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, द ब्रीथ रेट इंक्रीज, ये भी है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ब्रीथिंग की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है कि ब्रीथिंग की रेट क्या होती है उस टाइम बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, सिंस फीटस ग्रो, क्योंकि फीटस जो होता है, जो एम्ब्रो है, वो क्या करता है, ग्रो करता है, कहाँ पे, यूट्रस में ये ग्रो करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रोइंग बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे क्या है, यहाँ पे इस तरह दिख रहा होगा, ये यहाँ पे यूट्रस है, ठीक, यहाँ पे क्या है, ग्रो कर, तो कंप्लीट, ये क्या लिखा है, कंप्लीट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज रेस्ट्रिक्टेड, क्या हो जाता है, ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है।
डायफ्राम जो होता है वो कंट्रीब्यूट होता है ओनली अबाउट 60% इन वेंटिलेशन में, ठीक है। डायफ्राम जो है कंट्रीब्यूट करता है केवल 60% होता है वेंटिलेशन में। द कंपेंसेट दिस द वर्क ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, ठीक है। क्या होती है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये वर्क क्या करती हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं, जो कि अबाउट 40% तक लगभग, ठीक है। बिकॉज दिस थोरेसिक मूवमेंट, जिस जो कि क्या करती हैं, थोरेसिक मूवमेंट करती हैं, बिकम क्लियरली विजिबल। क्या होता है कि थोरेसिक ब्रीथिंग होती है, सीधी बात है। मतलब वहां पे डायफ्राम काम नहीं कर रहा है, वहां पे सिर्फ ये क्या है, थोरेसिक जो ब्रीथिंग होती है वहां पे सिर्फ, ठीक है। उस टाइम डायफ्राम जो होता है वो 0% तक रहता है वहां पे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो होता है वो डायफ्राम जो होता है 75% तक नीचे आ सकता है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे इसमें, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए कि डायफ्राम जो होता है ये इलिबरेट हो रहा है, देखो, ठीक। देखो ये है डायमीटर का, ये इंक्रीज हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से नीचे है ये, देखो यहाँ पर देखिए इस तरह के शेप बन रहा है ये यहाँ पे, है ना। जैसे जैसे ये क्या होता है, यूट्रस होता है, जैसे जैसे यूट्रस बढ़ रहा है ऊपर की साइड खिसक रहा है ये, ठीक है। स्टर्नम देखो यहाँ पे फिर ये काम नहीं करता है क्योंकि नीचे की साइड नहीं आ पाएगा यहाँ पे ये, ठीक। मतलब ट्रांसफर डायमीटर देखो ये, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखिए क्या हम जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन का क्या होता है कि हम पूरी मतलब एकदम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी क्या करते हैं, या नॉर्मल कंडीशन फोर्सफुल जब एक्सपायरेशन करते हैं मतलब बाहर एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब बाहर क्या है, एक लंबी सांस को छोड़ते हैं, मतलब ये फोर्सफुल क्या होता है, एक्सपायरेशन, ठीक है। देखिए अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ओनली ड्यूरिंग फोर्सफुल यानी एक्सीलेशन या एक्सपायरेशन दिस कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स ऑफ exhalation the abdominal and internal intercostal muscles which increase pressure in the abdominal region। इससे क्या होता है, देखो कि ड्यूरिंग फोर्सफुल यानी एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स ऑफ जो एक्सलेशन की होती हैं, ठीक है, और द एब्डोमिनल में एंड जो एब्डोमिनल होता है और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या करती है, इंक्रीज हो जाता है वहां प्रेशर एब्डोमिनल रीजन का और थोरेसिक का, ठीक, जिसके वजह से क्या होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, ठीक। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टेड जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो इंफीरियर रिब्स में ये लिखा है कि डाउनवर्ड एंड कंप्रेस द एब्डोमिनल विसरा thus forcing the diaphragm to move upward, ठीक है, ठीक है। और फिर देखो आल्सो रिब्स आर पुल्ड इंफीरियर बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी निकालिए, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए देखो एक प्रोसेस होती है क्या, हिकअप, है ना। हिकअप के टाइम पे क्या होता है, ये देखिए इसमें ये डायग्राम भी मैं समझाता हूं। देखिए हिकअप में क्या होता है, हिकअप क्या होता है, हिचकी, यानी क्या लेते हैं जब हम हिचकी लेते हैं, ठीक है। हिकअप का मतलब होता है हिचकी, ठीक है, क्या होता है, हिचकी होता है ना। इसमें नहीं समझ में आ रहा हो कलर में, हिचकी बोलते हैं, ठीक है, ये हिकअप। तो इसमें क्या होता है कि इरिटेशन हो जाता है सेंसर नर्व में, यानी इरिटेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटर, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जीआई ट्रैक्ट होता है। जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है, इसके यानी सेंसर नर्व में इरिटेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या है, स्टिमुलेट होता है स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, अब देखिए स्पास्मो, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना स्पास्म,
यही होता है, क्या है ये, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, फॉलोड बाय किससे, स्पास्मोडिक क्लोजर प्रेजेंट होते हैं ऑफ द रीमा ग्लोटिस, ठीक है। 10 प्रोड्यूसिंग शार्प साउंड, क्या लिखते हैं कि शार्प साउंड या फिर इनहेलेशन करते हैं, ठीक है। देखो ब्रीथ के टाइम पे देखिए, इसमें देखो, इसमें आप समझ रहे होंगे, देखो ब्रीथ के टाइम पे क्या कर रहा है, देखो इसमें ये देखिए, यहाँ पे ब्रीथिंग जब आप ले रहे हो नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या ग्लोटिस यहाँ पे स्थान, तो ग्लोटिस ओपन होती है नॉर्मल कंडीशन में, क्या बताया कि ग्लोटिस ओपन होता है, ग्लोटिस के ऊपर क्या, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि ग्लोटिस जो होती है, लैरिंग्स का माउथ ऑफ लैरिंग्स किसको बोलते हैं, सॉरी ये ग्लोटिस होगा, ग्लोटिस, ठीक है। अभी ग्लोटिस जो होती है, ठीक है, इसके ऊपर ही क्या होता है, एक एपिग्लोटिस लगी रहती है, एक लीफ की तरह होती है, इस तरह से, है ना, एक लीफ की तरह होती है, इसका डायग्राम बताया था मैंने, इस तरह से जो होते हैं ये लीफ, ये क्या है, एपिग्लोटिस थी, ठीक है, ये क्या था, एपिग्लोटिस था, इसको बंद कर देता है ग्लोटिस को। अब देखिए नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे क्या होता है, ये देखो इसमें दिख रहा होगा, ये ओपनिंग हो गई है इस पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी ये ओपनिंग होती है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर ओपन है, ग्लोटिस क्या है, ओपन है, ठीक है, इस तरह से ये डायफ्राम वगैरह ये। अब देखिए हिकअप की कंडीशन में, हिकअप कंडीशन में क्या है, इस टाइम क्या होता है, जो ग्लोटिस होते हैं वो तो क्लोज रहते हैं, ठीक है, ग्लोटिस क्लोज रहने की वजह से क्या होता है, फिर ये देखिए यहाँ पे एक फोर्सफुल, ये क्या, एक शार्प साउंड प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि इस टाइम कंडीशन में ये इसकी आ जाती है, क्योंकि किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि जो गैस्ट्रोएंटेरिक ट्रैक्ट होते हैं, ये इरिटेशन की वजह से होता है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इरिटेशन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लोटिस जो होती है वो क्लोज कंडीशन में रहती है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, हिकअप यानी हिचकी आती है, ठीक है। ये जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, आप नीट की प्रिपरेशन से देख सकते हैं, आप 11th में हैं उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपने 12th भी कर लिया है, 12th में हो, आप चाहते हो मेरा 11th अच्छा नहीं तो 11th उससे भी लिए पढ़ सकते हो, कंपटीशन के लिए भी इसको पढ़ सकते हो, पीजीटी में पढ़ सकते हो। और खास बात यह है कि जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं वो अपना लाइफ प्रोसेस को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वहां से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर जब वो 11th में जाएंगे तो इससे यहाँ से अपना वो बायोलॉजी में ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये स्नीजिंग के बारे में देखिए, ठीक है, स्नीजिंग क्या होता है, देखो स्नीजिंग में भी क्या होता है, यानी छींक के बारे में क्या है, एक जो नेजल म्यूकस होता है, म्यूकस कहाँ से रिलीज होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां से ये म्यूकस रिलीज होता है, उसमें इरिटेशन हो जाता है म्यूकस में, ठीक है, जो नेजल म्यूकोसा होता है वहां पे उस एरिया में, ठीक, ये इससे क्या होता है कि जो स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें मसल्स ऑफ द जो एक्सलेशन की, और एक फोर्सफुल एक्सपेल होता है एयर का थ्रू नोज एंड माउथ से, ठीक, इससे क्या, तो नोज एंड माउथ दोनों ही खुल जाते हैं क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है उससे, यानी क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है इस कंडीशन माउथ, और क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स कंडीशन में क्या होता है, माउथ भी ओपन होता है और नोज तो है ही, नोज से भी एक्सपायरेशन होता है और माउथ से भी होता है, ठीक है, जैसा इसमें आप समझ पा रहे होंगे ये, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि जो स्नीजिंग होती है, ठीक है, तो देखो जो स्नीजिंग होगी, ठीक है, तो स्नीजिंग है ना, कि स्नीजिंग जो आती है, तो स्नीजिंग आने की देखिए इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, ये देख रहे हो, कभी भी मुंह से ऐसे दबाना नहीं चाहिए, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए, कहीं बैठे हो आप, ठीक है, आपने सोचा बेइज्जती होगी यहाँ पे तो आपने इस तरह से मुंह ज्यादा बंद कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यदि आपने सपोज दैट इस तरह से बंद कर ली नोज को, तो इसमें क्या हुआ, आपके जो नेजल चैम्बर होते हैं वो ब्रेक भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी देखो स्पीड जो होती है 160 किलोमीटर पर
आवर की स्पीड से इतनी स्पीड होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम ये पीवाईक्यूज में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, देखो नीट 2019 में एक ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें जब उड़ीसा वाला था, नीट उड़ीसा 2019 में ये आया था कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था इसमें। ठीक है, देखो अब बताइए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं। एक्सपायरेशन अकर, कि एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू, अभी ये मैंने ये पढ़ा है जस्ट, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें जो ये मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि एक्सपायरेशन जब हम करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते, या फिर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, जो लंग्स का जो कह सकते हैं जो लंग्स का प्रेशर होता है। ठीक है, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, वो लोअर होता है देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बताइए कैसा होता है इंस्पायरेशन के टाइम पे, क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, कि यहाँ का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर कम होता है जब इंस्पायरेशन। हाँ ये तो बात करेक्ट है, क्यों मैंने बताया था लंग्स में क्या होता है, लंग्स में मैंने बताया था यहाँ पे प्रेशर यदि लो होगा और बाहर जो होगा बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का हाई होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन होगी। अब कैसे होती है, ये तो सर ने सही बताया था और यहाँ से क्वेश्चंस भी आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, आप देख सकते हो नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये देखो दूसरा क्या है, इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लेस। ठीक है, इंस्पायरेशन में पूछ रहे हैं ये प्रेशर जो है कम हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन। ठीक है, पहले तो बात ठीक है, इसके आगे भी पढ़ना चाहिए कि वो एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, यहां से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, आपको इंस्पायरेशन में क्या क्या काम आता है और एक्सपायरेशन का आपको ये याद रखना है। ठीक है, सीधा आपको रखना है डायफ्राम क्या काम करता है, रिब्स और स्टर्नम का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है उनका क्या काम है, और जो थोरेसिक का था ये है ना वॉल्यूम का, ये इसमें याद रख लो, यही इसमें आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन जाएगा। ब्रीथिंग और मैकेनिज्म में एक आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, आप ये अच्छे से सोच लीजिए और समझ लीजिए। मैं से इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें मैं रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, IRB RB भी है ना, ये सब पढ़ेंगे तो वहां से एक आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वहां से नहीं तो आपको ब्रीथिंग ऑफ एक्सेंस, ठीक है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इन दोनों पोर्शन से। ठीक है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है, आप देखिए इसी का मैंने ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप इसको देख सकते हो कि प्रेशर जो है ये कम हो जाता है लंग्स के अंदर, एटमॉस्फेयर का ज्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होता है। ठीक है, इस तरह से ये, अब ये कैसे हो सकते हैं, जैसा उसको मैंने यहाँ पे करके बता दिया कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है यहाँ पे, जो गलत ऑप्शन था उधर मोर होता है देन ये इंस्पायरेशन टाइम पे ये। ठीक है, इंस्पायरेशन इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, ये बकाया जो ऑप्शन थे उसमें से ये। ठीक है, ये एक्सपायरेशन दिखा था यहाँ पे, लेकिन इंस्पायरेशन टाइम पे ये चीज जरूर होती है, उसमें एक्सटर्नल का दिया था। ठीक है, ये वो देखिए इससे क्या होता है कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके आपको सभी चारों ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है यदि किसी में ये पूछा गया कि ये करेक्ट आंसर छांटिए, ठीक है, तो आपने देखिए 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो 4 ऑप्शन में आप तो एक तो आपने करेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 3 4 वाला है ना,
मान लो ये दिए हैं, अब ये इनकरेक्ट थे, अब आपको ये इन तीनों को पढ़ना जरूर है, ठीक है। इनको ये पढ़ना है कि इनकरेक्ट क्यों है, ठीक है। फिर इनका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, करेक्ट एक्सप्लेनेशन को भी इसका पढ़ना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे, 4। एक क्वेश्चन पढ़ने से कितने बन गए आपको, कितने क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे, 4, ठीक है। क्योंकि मान लो ये दिया हुआ है आज, ठीक है, मान लो 2 साल बाद ये भी आ सकता है, ठीक है, या मान लो इसको रिपीट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। यदि आपको हमारे लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें उसको, ठीक है। क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि थोड़ा मेरा भी जो मनोबल होता है वो अच्छा रहता है, ठीक है। और आप उसमें थंबनेल जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में आप थंबनेल डालिए यदि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि हम भी मेहनत करके इतने बुक्स पढ़ करके स्लाइड लाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।